3 साल पहले मेरे एक साथ 4 लड़कियों के साथ रिश्ते होने का राज खुल गया था। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के पीछा करने से बचने के लिए मैं मंदिर में जाकर 3 साल तक रहा। इन 3 सालों में मुझे ज्ञान मिला। मैंने फैसला किया कि अब मैं दोबारा किसी औरत के मोह में नहीं पड़ूंगा। 3 साल बाद मैं फिर से युनचेंग वापस लौटा। मैंने तय किया कि अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा और औरतों से दूर रहूंगा। लेकिन मैं जहां भी जाता वहीं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से टकरा जाता। घर किराए पर लेने जाओ तो मकान मालकिन एक्स गर्लफ्रेंड निकलती, नौकरी ढूंढो तो बॉस एक्स गर्लफ्रेंड निकलती, टीवी ड्रामा देखो तो उसकी हीरोइन भी एक्स गर्लफ्रेंड निकलती। इतना ही नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स के पुराने जज्बात भी फिर से जाग उठे। एक एक करके वे रात में चुपके से मेरे बिस्तर में घुसने लगी। तभी अचानक स्टेशन पहुंचने की घोषणा ने मुझे जगा दिया। मैं 3 साल से घर में पड़ा हुआ था। अगला स्टेशन युनचेंग स्टेशन, कृपया उतरने की तैयारी करें। मैं खुद को उदास होने से रोक नहीं पाया। मैं खुद को बटन दबाने से भी रोक नहीं पाया। अच्छी बात थी कि वह सिर्फ लंबे बाल थे। स्टेशन के बाहर कुछ लड़कियां मेरी तरफ इशारा कर रही थीं और धीरे धीरे बातें कर रही थीं। वे मेरी शक्ल सूरत की तारीफ कर रही थीं। जल्दी देखो उस लड़के को, बहुत हैंडसम है। अगर पहले की बात होती तो मैं जरूर इसका मजा लेता, लेकिन अब मुझे सिर्फ दिल की धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। मैं अपनी योजना के मुताबिक नानयांग इलाके में घर किराए पर लेने पहुंचा। एजेंट ली वेई चांग बड़े उत्साह से मुझे एक बिल्कुल नई आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले गया। 70 वर्ग मीटर का शानदार 2 बेडरूम और एक हॉल, और किराया सिर्फ 1,000 युआन। भाई ली, इस घर का किराया सच में सिर्फ 1,000 है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इतना सस्ता होना हद से ज्यादा अजीब था। चिंता मत करो, कोई धोखा नहीं है, ली वेई चांग मुस्कुराते हुए समझाने लगा। पहले यहाँ इंटरनेशनल हाई स्कूल बनने वाला था, लेकिन योजना रद्द हो गई। इस वजह से मकान मालिक का पैसा फंस गया। कैश वापस लाने के लिए वो कम किराए पर घर दे रहा है। मुझे लगा जैसे किस्मत आखिरकार मेरे साथ हो गई हो। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ली वेई चांग ने मुझे थोड़ी देर रुकने को कहा। वह नीचे मकान मालकिन को लेने गया। कुछ ही देर बाद बाहर से ली वेई चांग की आवाज आई। उसके बाद एक आलसी मगर बेहद जानी पहचानी लड़की की आवाज सुनाई दी। कमाल है, इतनी जल्दी ये फ्लैट भी किराए पर चला गया। वह आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेरी नजर दरवाजे से अंदर आती उस महिला की हाई हील्स पर पड़ी। उसकी गोरी एड़ी पर वही खास तिल साफ दिखाई दे रहा था। धत्त! मैंने गाली दी और अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से भागकर बाथरूम में छिप गया। वो आदमी कहाँ गया? मकान मालकिन की आवाज लिविंग रूम में गूंजी। मेरा पेट दर्द कर रहा है, शायद थोड़ा समय लगेगा। क्यों ना आप मकान मालकिन से वीचैट पर बात कर लें, मैं बाद में उनसे मिल लूंगा। मैंने अपनी आवाज बदलकर बोलने की कोशिश की। मिस्टर झाओ, आपकी आवाज कुछ अजीब लग रही है। क्या आपने ऐसी बहुत तेज चला रखा है? जुकाम हो गया क्या? लेकिन बाहर खड़ी वह औरत अचानक बहुत सतर्क होकर बोली, ली वेई चांग, तुमने अभी उसे मिस्टर झांग कहा था। उसका पूरा नाम क्या है? ओह, मैं परिचय देना भूल गया। उस सज्जन का नाम चाओयांग है। कहते हैं कि वह अभी अभी युनचेंग वापस आया है। मौत जैसी खामोशी के बाद बाहर अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंज उठी। कदमों की आवाज धीरे धीरे करीब आई। उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। शियाओ याओ, नाटक बंद करो, जल्दी बाहर आओ। मैंने गहरी सांस ली और निराशा के साथ दरवाजा खोल दिया। क्या संयोग है! शियाओ शुआंग। मैंने झेंपते हुए एक हल्की सी मुस्कान निकाली। मेरे सामने खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि शू शियाओ शुआंग थी। वो कभी युनचेंग यूनिवर्सिटी की कॉलेज क्वीन हुआ करती थी, और उन 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक भी, जो मुझे मार डालना चाहती थी। मुझे अब भी याद है कॉलेज के पहले दिन का वो नजारा, जब वो अपनी लैम्बोर्गिनी चलाकर कैंपस में दाखिल हुई थी। काली छोटी ड्रेस, लंबी टांगें और जन्मजात घमंड से भरा उसका अंदाज। उसने पल भर में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। एक अनुभवी प्लेबॉय होने के नाते मैंने उसी वक्त कसम खाई थी कि उसे पटाक कर रहूंगा, और असलियत उम्मीद से भी ज्यादा आसान निकली। कड़े संस्कारों में पली उस अमीर लड़की को मेरे प्यार में गिरने में 1 महीना भी नहीं लगा। वो मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड बन गई। उस वक्त वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसने हमारे भविष्य की भी योजना बना ली थी। मैं कंपनी का मालिक बनूंगा और वो मालकिन। लेकिन जितना गहरा प्यार होता है, उतनी ही गहरी नफरत भी होती है। जब मेरे एक साथ 4 लड़कियों को डेट करने का राज खुला, तो सबसे पहले मेरे सिर पर इनाम घोषित करने वाली भी वही थी। अगर उन 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में किसी से मैं सबसे ज्यादा डरता था, तो वो निस्संदेह शू श्याओ शुआंग थी। इस वक्त किराए के कमरे में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। ली वेई चांग ने माहौल कुछ गड़बड़ महसूस किया और चुपचाप पीछे हट गया। अरे भाई लेई, ये घर शायद मेरे लिए ठीक नहीं है। एडवांस भी नहीं चाहिए, मैं ये घर नहीं लूंगा, ठीक है? फिर भागने की सोच रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब जाना इतना आसान नहीं। अगर तुम भागे तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगी। उसकी धमकी साफ थी। मैं युनचेंग लौटते ही कानूनी झमेले में फंस जाऊंगा। मेरे पास अभी नौकरी तक नहीं थी, इसलिए मैं कोई मुसीबत मोल नहीं ले सकता था। समझदार इंसान वक्त देखकर झुकना जानता है। मैंने तुरंत चेहरा बदल लिया और हंस पड़ा। अरे मजाक कर रहा था, इतना अच्छा घर मैं कैसे नहीं लूंगा। श्याओ शुआन, तुमने सच में मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? अभी कुछ देर पहले कोई मुझे मिस शू कह रहा था ना? अरे वो तो बहुत पराया लग रहा था।
हमारे बीच ऐसा रिश्ता है क्या? तो बताओ हमारा रिश्ता क्या है? मैंने हिचकते हुए धीरे से पुकारा। बेबी, ये दो शब्द जैसे जादू बन गए। शू श्याओ शुआंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने घबराकर खिड़की की ओर देखना शुरू कर दिया। कौन बेबी? क्या हम इतने करीब हैं? बगल में खड़ा ली वेई चांग माहौल देखकर बहाना बनाकर चुपचाप निकल गया। कमरे में अब सिर्फ हम दोनों बचे थे। हवा फिर से भारी हो गई। मुझे डर था कि कहीं वो अगले ही पल चाकू न निकाल ले, इसलिए मैंने तुरंत बात बदलकर किराए की बात छेड़ दी। मैंने वीचैट पर 5,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। लेकिन वो जाने के बजाय मेरे और करीब आ गई। उसके शरीर की मोहक खुशबू सीधा मेरी नाक में भर गई। तुम मुझे इतना जल्दी भगाना चाहते हो? मंदिर में 3 साल की तपस्या लगभग उसी पल टूटने वाली थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए सच बोलने का फैसला किया। श्याओ शुआंग, मैंने मंदिर में पूरे 3 साल बिताए हैं। मैं सच में बदल गया हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुधर चुका हूँ। कृपया मुझे परेशान मत करो। शू श्याओ शुआंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास और घबराहट की झलक थी। क्या तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है? हाँ, बिल्कुल। मैं आगे से अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो शायद सोच सकती हूँ। उसे लगा मैं उससे फिर से रिश्ता जोड़ने की भीख मांग रहा हूँ, और मुझे लगा वो मेरे खिलाफ जारी सुपारी वापस लेने के बारे में सोच रही है। इस तरह हम दोनों पूरी तरह अलग सोच रखते हुए भी एक अजीब समझौते पर पहुंच गए। शू श्याओ शुआंग को विदा करना किसी युद्ध से कम नहीं था। हालांकि वो अपनी 30 लाख से ज्यादा कीमत वाली गुलाबी मैक्लारेन 720 एस चलाकर गई, पूरी अमीर लड़की वाली शान दिखाते हुए। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि मैं एक और दिन जिंदा बच गया। अगले दिन नौकरी की तलाश उम्मीद के मुताबिक बुरी तरह असफल रही। मार्केटिंग की डिग्री, ऊपर से 3 साल का खाली गैप। भले ही मैंने बाहर वालों से कहा कि मैं 3 साल परीक्षा की तैयारी कर रहा था, फिर भी हर एचआर मुझे सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने का साधन समझ रहा था। पहले मेरे चेहरे को देखकर मुझे हैंडसम कहते और रिज्यूमे पढ़ते ही उनका चेहरा बदल जाता। लगातार 4 बार रिजेक्ट होने के बाद मैं टूटा हुआ शरीर घसीटते हुए आखिरी कंपनी पहुंचा। उसी समय कंपनी के स्टूडियो में अफरा तफरी मची हुई थी। उंगली छिल गई। इतनी घटिया बहाना देने की हिम्मत कैसे हुई उसे? क्या मैं 3 साल का बच्चा हूं? जाकर झो विनयाओं से कह दो मोशिंग मीडिया अब कभी उसके साथ काम नहीं करेगी। वो खुद को समझता क्या है? जब बॉस झांग सिर पकड़कर बाहर ताजी हवा लेने निकला, तभी मैं हाथ में मुड़ा तुड़ा रिज्यूमे लिए उदास चेहरे के साथ इंटरव्यू रूम से बाहर आया। कॉरिडोर में उसकी नजर लापरवाही से मुझ पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर अचानक जम गया। उसने अविश्वास से अपना शरीर सीधा किया। झाओ यांग, मैं मायूस चेहरा लिए मोची मीडिया से बाहर निकला। मेरा मूड पूरी तरह टूट चुका था। लगातार रिजेक्ट होने और बचत खत्म होने के बाद क्या अब सच में मुझे फूड डिलीवरी करनी पड़ेगी? तभी जब मैं किस्मत मानने ही वाला था, अभी मेरा इंटरव्यू लेने वाला एचआर हांफता हुआ बाहर भाग कर आया। रुको जरा, हमें लगता है आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। क्या आपको यहाँ काम करने में दिलचस्पी है? जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत तेजी से आ रहे थे। मुझे लगा शायद मेरी ईमानदारी ने उन्हें प्रभावित कर दिया है। मैं अभी ये कहने ही वाला था कि मैं मार्केटिंग की नौकरी अच्छे से कर सकता हूँ, तभी एचआर ने शर्मिंदा चेहरा बनाकर मुझे बीच में रोक दिया। असल में हम आपको मार्केटिंग की नहीं, मॉडल की नौकरी देना चाहते हैं। मॉडल? कॉलेज के समय सच में कुछ लोगों ने मुझे मॉडल बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उस वक्त मैं अपनी 4 गर्लफ्रेंड्स के बीच संतुलन बनाने में इतना व्यस्त था कि मेरे पास समय ही नहीं था। बेस सैलरी 8,000, ऊपर से कमीशन और प्रॉफिट शेयर। डील पक्की। मैंने बिना एक सेकंड सोचे मान लिया। आखिर मार्केटिंग की बेस सैलरी तो सिर्फ 6,000 थी। जिंदा रहने के लिए मॉडल क्या, मैं मजदूरी तक करने को तैयार था। मैंने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मुझे एक बेहद प्रोफेशनल दिखने वाले फोटो स्टूडियो में ले जाया गया। मुझे लगा शायद ये कोई शुरुआती ट्रेनिंग होगी, लेकिन वहां मौजूद लोग मुझे ऐसे घेर कर देखने लगे जैसे मैं कोई दुर्लभ खजाना हूं। खासकर वो फोटोग्राफर जिसका नाम झोंगकुई था, वो मुझे देखकर बार बार हैरानी से चिल्ला रहा था। और इसी तरह बिना कुछ समझे मैं सीधे स्पॉटलाइट के नीचे धकेल दिया गया और मेरी बेढंगी मॉडल जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड वही प्रेसिडेंट झांग थी। उसने अभी अभी उस एचआर को जमकर डांटा था जिसने मेरे रिज्यूमे का मजाक उड़ाया था। इस वक्त वो दरवाजे की दरार से मुझे अलग ही नजरों से देख रही थी जब मैं पोज दे रहा था। उसने अपने होंठ काटते हुए एक शर्मीली लड़की जैसा भाव दिखाया। युनचेंग वापस आकर भी मुझसे मिलने नहीं आए। साफ था कि मोशन मीडिया की प्रेसिडेंट झांग वही दूसरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे मुझे हर हाल में बचना था। शूटिंग पूरे 5 घंटे तक चली। हालांकि मैं पूरे समय अनाड़ी लगा, लेकिन फाइनल तस्वीरें बेहद शानदार आईं। मुझे सांस लेने तक का मौका नहीं मिला था कि असिस्टेंट ने आकर कहा, प्रेसिडेंट झांग आपसे मिलना चाहती हैं, कृपया मेरे साथ आइए। ऑफिस में किसी हादसे से बचने के लिए मैंने थका हुआ शरीर घसीटते हुए उनके ऑफिस में कदम रखा। काम कैसा लग रहा है? वो औरत बॉस चेयर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी, लेकिन उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। अच्छा है,
सब आपकी मेहरबानी है। तो तुम युनचेंग कब वापस आए? मेरी मुस्कान उसी पल जम गई। उसे कैसे पता कि मैं वापस लौटा हूं? तभी कुर्सी घूमी और वो चेहरा देखते ही मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई। झांग युवे। यादें अचानक दिमाग में उमड़ पड़ी। दूसरे साल की वो बरसाती रात जब एक सस्ते सिनेमा घर में मेरी मुलाकात उससे हुई थी। उस समय वो एक गरीब स्टूडेंट थी। वो मेरी 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक थी और वही इंसान थी जिसके लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा पछतावा था। जब मेरे चारों तरफ शिकारी घूम रहे थे और बाकी सब मुझे खत्म करना चाहते थे, तब सिर्फ वही थी जिसने मुझे धोखा नहीं दिया। ये पैसे लो और जल्दी यहाँ से चले जाओ, दोबारा कभी वापस मत आना। 3 साल बाद वो मासूम गरीब लड़की अब एक ताकतवर और दबदबे वाली महिला बन चुकी थी। तो तुम्हें अभी भी मैं याद हूं? मुझे लगा था तुम जैसे बड़े कमीने इंसान मुझे कब का भूल चुके होंगे। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली। मैं शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। मैंने उसे मंदिर में बिताए अपने 3 सालों की पूरी कहानी बता दी, कैसे मैं रोज पूजा पाठ और तपस्या करता रहा। तुम्हें सही सलामत देखकर अब मुझे सुकून मिला। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाकर मेरे सिर को वैसे ही सहलाया जैसे वो पहले मुझसे 2 साल बड़ी होने के नाते हमेशा किया करती थी। उसकी वो नरमी इंसान की जान तक ले सकती थी। उसकी इतनी माफी और दया देखकर मुझे शू शाओ शुआंग की छुरी से भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने समय देखा, करीब 12 बज चुके थे और मेट्रो बंद हो चुकी थी। मेट्रो बंद हो गई। मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। मैं जाने ही वाला था कि झांग युवई अचानक खड़ी हो गई। उसने कार की चाबी उठाई और बिना मुझे मना करने का मौका दी बोली, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। अगर उसने मुझे बिल्डिंग के नीचे छोड़ा और वहां शू शाओ शुआंग मिल गई तो वही असली नरक की शुरुआत होगी। मेरी मना करने की कोशिशों को अनसुना करते हुए झांग युवेई ने मुझे जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लिया। रास्ते में उसने मुझे देखकर गहरी सांस ली। सच में तुम अभी भी औरतों के मामले में वैसे ही हो। पहले जब तुम मेरे साथ रात भर जागकर पार्ट टाइम काम करते थे तब भी तुम्हारे चेहरे पर यही भाव होता था। जब हम जिंगाहू लेक गार्डन अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे तब भी उसके जाने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उसने बॉस की तरह अपने कर्मचारी की चिंता जताते हुए कहा कि कल मुझे छुट्टी दे देगी और इसी बहाने ऊपर चलकर थोड़ा बैठने और मेरा कमरा भी साफ करने की बात करने लगा। मैं उसका कर्मचारी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सका। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, 505 नंबर के कमरे के बाहर शू श्याओ शुआंग अपने हाथों से बनाया हुआ लंच बॉक्स पकड़े दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। और आज के लिए इतना ही गाइस। आप लोगों को ये मैनहवा कैसा लगा मुझसे पूछो तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैनहवा है। आप लोग बताना कैसा था। और नेक्स्ट पार्ट के लिए 200 कमेंट्स और 1000 लाइक्स का गोल कंप्लीट कर दो, वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।